नमस्कार। इथिक्स लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। नैतिकता एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति इथिकल है, कोई व्यक्ति मोरल है, नैतिक है, तो कौन से वो आधार होते हैं जो उस व्यक्ति को मोरल, इथिकल या नैतिक बनाते हैं। कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ तत्व हैं जिनका एक फॉर्मेट होता है। जब वह कंपोनेंट उस व्यक्ति के अंदर एक निश्चित मात्रा में होते हैं तो व्यक्ति नैतिक बनता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी कंपोनेंट्स को ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो कंपोनेंट है इनमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टी, अगर नैतिक होना है तो ईमानदारी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब ईमानदारी हमें कॉमन ब्रॉड फॉर्मेट में हमें पता है ईमानदारी क्या है, लेकिन इसका जब हम लोग जब वर्ड टू वर्ड देखते हैं तब इसको जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई बार हमारे को जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है कि व्हाट इज ऑनेस्टी एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी क्या है और उसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ होंगे एक व्यक्ति को क्यों ईमानदार होना चाहिए, इसलिए इस पॉइंट को डिटेल में जानना जरूरी होता है। तो ईमानदारी से शुरू करते हैं। ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी क्या होता है? द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, अर्थात यह व्यक्ति के ईमानदार बने रहने का एक नैतिक गुण और तथ्य है। यह व्यक्ति के ईमानदार बने रहने का एक नैतिक गुण और तथ्य है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण और तथ्य हैं वह व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है। वे इसमें क्या होता है कि छल, कपट, धोखे का अभाव होता है। एब्सेंस ऑफ डिसीट और फ्रॉड, छल, कपट, धोखे का इसमें अभाव होता है। एब्सेंस ऑफ डिसीट, डिसीव और फ्रॉड, ये व्यक्ति इसमें छल नहीं करता, कपट नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता, उसे ईमानदारी की स्थिति कहा जाता है और उस व्यक्ति को ईमानदार कह दिया जाता है। ये किसी भी स्थिति में झूठ बोलने, चोरी करने, धोखा देने की मनाही करता है। ये किसी भी स्थिति में झूठ बोलने, धोखा देने और चोरी करने की मनाही देता है। इट इज अ रिफ्यूजल टू लाई, स्टील और डिसीव इन एनी वे। इट इज अ refusal to lie, steal or deceive in any way. It is a state of complete harmony between what one say, what one do and what one think. यह है विचारों, शब्दों व कर्मों की एक पूर्णतः समन्वय स्थिति होती है। यानी इस स्थिति के अंदर व्यक्ति वही सोचता है, एक जैसा ही सोचता है, जैसा सोचता है वैसा ही वह बोलता है और जैसा बोलता है वैसा ही वह कर्म करता है। जब यह स्थिति व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो उस व्यक्ति को हमारे द्वारा ईमानदार कह दिया जाता है और इस स्थिति को ईमानदारी कह दिया जाता है। इट इज अ स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन। यहां के आपके थॉट या इंटेंशन, जैसे इंटेंशन है वैसा ही आपने शब्दों में उसको यूज ले लिया, वर्ड्स, और जैसे वर्ड्स थे वैसा ही एक्शन आ गया, वैसा ही कर्म कर दिया। बेसिकली समाज में बहुत सारे लोगों के साथ में समस्या ये रहती है, वो सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और है, तो हम लोगों के द्वारा उन्हें बेईमान कह दिया जाता है। जब इससे उलट किसी व्यक्ति के द्वारा जैसा सोचा जाता है वैसा ही बोला जाता है, वैसा ही एक्शन किया जाता है, तो वह स्थिति उसकी ईमानदारी की स्थिति हो जाती है। यानी कंप्लीट हार्मनी की स्टेट होती है। फिर एक कॉमन फ्रेज चलती है जिसमें कहा जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही श्रेष्ठ नीति है। जब ये वर्ड हमारे सामने आता है तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि व्हाई द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही श्रेष्ठ नीति क्यों है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही श्रेष्ठ नीति है। जब इसको हम लोग पढ़ते हैं आगे कि वाई, ये जवाब, तब इन जवाबों के अंदर हमारे को उसके जवाब भी मिल जाते हैं जिसमें यह सवाल आता है कि ईमानदार बने रहने के क्या फायदे होते हैं या ईमानदारी किस प्रकार से व्यक्ति को
लाभान्वित करती है। इस शब्दों का यहाँ पे भी फायदा हो जाता है। अब इससे जब फायदे देखते हैं तो इसमें पहला फायदा है, इट इज ए ट्रस्ट बिल्डिंग थिंग। ये विश्वास विकसित करती है। ट्रस्ट का डेवलपमेंट करती है, विश्वास विकसित करती है। समाज के अंदर जब विश्वास की कमी होती है, ट्रस्ट डिफिसिट होता है, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, व्यक्ति को अविश्वसनीय मान लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है विश्वास। किसी भी लोक सेवक का किसी भी पद पे बने रहना उसके जनता के उस पद पे विश्वास को दिखाता है। तो लोक सेवक को या जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको हमेशा विश्वासी बने रहना जरूरी होता है, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाता है पुनः वह कभी भी उस स्थिति में नहीं जुड़ पाता। तो अगर व्यक्ति ईमानदार है तो विश्वास विकसित करेगा, वह विश्वसनीय होगा, वह क्रेडिबल होगा, जिसकी क्रेडिट होती है, जिसपे लोग विश्वास कर सकते हैं। तो ईमानदारी का पहला फायदा है ट्रस्ट। सेकंड जो फायदा होता है, ये व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास करता है, आत्मविश्वास का विकास करता है। हम लोगों ने देखा होगा हमारे आसपास में जो व्यक्ति ईमानदार है उसका आत्मविश्वास उच्च स्तर पे होता है, या किसी भी मूवीज में देखा होगा कि ईमानदार जो अधिकारी है वो किसी से भी झुकता नहीं है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। जब व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो उसमें एक गुण और विकसित होता है जिसे हम कहते हैं साहस, क्रेज का विकास होता है। तो व्यक्ति साहसी तभी बन पाता है जब उसमें ईमानदारी का भाव होता है। उसे ईमानदारी से पता है कि मैंने ईमानदारी से मेहनत की है और ईमानदारी से मैं डट के मुकाबला कर लूंगा किसी भी चैलेंज का, तो वह साहसी बनता है। फिर फायदा इसका क्या होता है, व्यक्ति जब बेईमान बनता है तो उसे हजारों टेंशन रहती है कि किसको साथ में कौन सा झूठ बोलना है, किसको कौन से का जवाब देना है, अलग अलग प्रकार की उसे लाग बाग लग जाती है। लेकिन ईमानदार व्यक्ति के साथ में ये दिक्कतें नहीं होती। तो ईमानदार व्यक्ति के अंदर लेस स्ट्रेस होता है, तनाव की कमी, और उसका जो स्वास्थ्य लेस स्ट्रेस, और उसका जो स्वास्थ्य कल्याण है वो बेहतर होता है, यानी स्वास्थ्य बेहतर स्थिति के अंदर रहने की संभावनाएं रहती है। व्यक्ति जब ईमानदार बनता है तो उससे परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी, सेंस ऑफ मैच्योरिटी, यानी उससे परिपक्वता विकसित होती है, उसके द्वारा सही तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। सही तरीके से निर्णय लेने के साथ में उसके द्वारा उचित कम्युनिकेशन भी किया जाता है, ये चीजें विकसित हो जाती है उसमें। फिर जो लोक सेवक ईमानदारी से काम करता है उसकी खास बात यह होती है कि वो अपनी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति में डिफरेंस करना जानता है। उसे ये पता है कि कौन से मेरे ऑफिस की संपत्ति है और कौन सी मेरी घर की संपत्ति है, कौन सा खजाने का हिस्सा मेरी तनख्वाह है और कौन से जो राजकीय खजाने का हिस्सा सरकार का या सार्वजनिक पब्लिक एक्सचेकर की बात है। जो व्यक्ति बेईमान होता है उसके द्वारा यही लगता है कि जो सरकार की गाड़ी है वो उसे घर के काम की है, सरकार का जो बंगला है उसी के घर के काम का है, या सरकार ने उसे और कुछ भी सुविधाएं दी है वो सब उसके पर्सनल यूज के लिए दी गई है। इसलिए अधिकारियों के द्वारा कई बार छोटी छोटी चीजें भी अपने ऑफिस से घर पे ले जाई जाती हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, गैस चूल्हा भी घर पे ले जाते हैं, बाल्टी तक नहीं छोड़ते कई अधिकारी। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो बेईमान होते हैं। ईमानदार वही होगा जिसे अपनी जो संपत्ति और जो ऑफिस की संपत्ति है उसके बीच में डिफरेंस करना आ जाता है। He knows how to differentiate between difference between public property and personal property। हाल ही में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल सुना अखबारों के अंदर, उसमें देखा कि दिल्ली के अंदर एक स्टेडियम था जहां पे एक सिविल सर्वेंट कपल है, वो रोजाना जाते हैं। उस स्टेडियम के दौरान जब वो घूमने जाते हैं उनके साथ में उनका कुत्ता भी जाता है, और जब वो टहलते हैं उस दौरान जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रैक्टिस रोक दी जाती है। तो उन सिविल सर्वेंट्स कपल के द्वारा ये मान लिया गया कि ये जो स्टेडियम है ये हमारे पर्सनल यूज के लिए है। लेकिन जब व्यक्ति के द्वारा भाई इस तरीके का व्यवहार किया जाता है तो उनको दिल्ली से हटाकर दूसरी जगह पोस्टेड कर दिया गया, तो उससे नुकसान भी होते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सार्वजनिक संपत्ति और खुद की संपत्ति में डिफरेंस करना आना चाहिए। अगर वो कर रहा है मतलब वो ईमानदार है। इससे फायदा ये होता है कि उससे जो हितों का टकराव नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, हितों का टकराव नहीं होता। उसे पता है कौन सी चीज सार्वजनिक है, कौन सी ऑफिस की है, कौन सी
मेरी पर्सनल है, कौन सा काम मुझे करना है मेरे ऑफिस अथॉरिटी के अंदर, कौन सा काम मुझे पर्सनल अथॉरिटी में करना है, दोनों में डिफरेंस करता है। तो कभी भी उसके सामने कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत क्यों नहीं आती? क्योंकि करप्शन होता है तब हितों का टकराव होता है, नेपोटिज्म होता है, भाई भतीजावाद, तब हितों का टकराव होता है, जब रेड टेपिज्म किया जाता है तब हितों का टकराव होता है। यह किसी भी संगठन के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति उसके द्वारा गलत तरीके से काम किए जाते हैं या किसी को फायदा पहुंचाया जाता है तब हितों का टकराव होता है। तो अगर ऐसी ईमानदारी की स्थिति के अंदर किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होने की चांसेस नहीं होते। जब व्यक्ति ईमानदार होता है तो अपने उच्च अधिकारी को एक बेहतर राय दे सकता है, पूरी ईमानदारी से, पूरे साहस से उसके द्वारा राय दी जा सकती है। तो व्यक्ति के अंदर करेज ऑफ कन्विक्शन का भाव विकसित होता है। करेज ऑफ कन्विक्शन, करेज ऑफ कन्विक्शन, करेज ऑफ कन्विक्शन, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, वैसा साहस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी की स्थिति के अंदर ही आता है, अदरवाइज नहीं आ पाता है। जब व्यक्ति के अंदर ईमानदारी का गुण विकसित होता है तो ईमानदारी का गुण की बात, खास बात यह रहती है कि जब ईमानदारी होती है व्यक्ति में तो अदर जो नैतिक कंपोनेंट्स है, मोरल कंपोनेंट्स है, उनका भी विकास हो जाता है। जैसे कि इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा का विकास ईमानदारी से होता है। सुचिता, प्रोबिटी का विकास ईमानदारी से होता है। ऑब्जेक्टिविटी ईमानदारी से होता है। तो लगातार जो अन्य हमारे नैतिक गुण हैं उनका बेसिक कंपोनेंट, सभी का आधार ईमानदारी रहेगी। तो इट इज अ बेसिस ऑफ ऑल अदर मोरल कंपोनेंट्स। तो ईमानदारी की ये खास बात होती है। ईमानदारी से संबंधित कई बातें जो समाज में चलती है वो है, विवेक की किताब का प्रथम अध्याय ईमानदारी है। द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम इज ऑनेस्टी, या ऑनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम। हमारे विवेक का विकास तभी हो सकता है जब हमारे अंदर ईमानदारी है। व्यक्ति के अंदर ईमानदारी होती है, उसका पहला अध्याय, ईमानदारी का अध्याय शुरू होता है। बाद में जब वो किताब लिखी जाती है सत्यनिष्ठा से, प्रोबिटी से, तो उसमें व्यक्ति के अंदर विजडम का विकास हो जाता है। तो विवेक विकसित करना है तो व्यक्ति को पहले ईमानदार होना जरूरी होता है। खुद के प्रति भी ईमानदार जरूरी, दूसरों के प्रति भी ईमानदार होना जरूरी होता है। कई बार कोटेशन किया जाता है कि दूसरों के प्रति ईमानदार ना रहो लेकिन खुद के प्रति तो ईमानदार रहो। तो व्यक्ति को न केवल खुद के प्रति ईमानदार होना चाहिए, हमेशा दूसरों के प्रति भी ईमानदार होना ही चाहिए। तभी उसकी पर्सनैलिटी का एक कंप्लीट डेवलपमेंट हो पाता है, क्योंकि ईमानदारी ही सबसे संपन्न विरासत है। नो लिगेसी इज सो रिच एज द ऑनेस्टी। ऑनेस्टी से बढ़कर कोई भी विरासत नहीं हो सकती। अगर आपकी विरासत में ईमानदारी शब्द जुड़ा हुआ है तो आपको समाज में दर्जा मिलता है, आपके कलीग्स में ऊंचा दर्जा मिल जाता है, आप पूरे दृढ़ता के साथ में अपना काम कर सकते हो। तो बेसिकली ईमानदारी के ये फायदे होते हैं। ईमानदारी को हमने समझा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कोई नया इथिकल कंपोनेंट रखेंगे। धन्यवाद।